नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीपीएससी को लेकर के फटाफट बैच में बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री चालू कर चुके हैं। हम लोग उसमें प्रागैतिहासिक काल बिहार का पढ़ चुके हैं, हर्यक वंश, नंद वंश पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मौर्य वंश पर। साथियों, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। जनरली आपको 3 से 4 प्रश्न आते हैं, यहाँ तक कि आपको 46वीं बीपीएससी में देखा गया है कि मौर्य वंश से 7 प्रश्न आ चुके हैं। आपको टॉपिक के साथ कब कब कौन कौन सा प्रश्न आया है आपको बता दिया जाएगा, और पीडीएफ में जितना हो सके हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो आपको इस क्लास के बाद क्लास नोट्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इससे लेकर के 66वीं बीपीएससी में आया है। सबसे प्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासन काल था 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व पर। साथियों, जैसा कि जानते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह है जो जनरली डेट या ईयर को नहीं पूछती है, तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं इन्हें ये किसको हरा करके आए थे? धनानंद पर ये जीत हासिल करके आए थे। ये जो बात है आपको विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में लिखी गई है, और मिलिंद पनादो जो कि पाली भाषा में नागसेन और मिलिंद के बीच में जो डिस्कशन होता है उसमें लिखा गया। अब इससे रिलेटेड आपको मुद्रा राक्षस से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है 47वीं बीपीएससी में। किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। अब आते हैं एक और प्रश्न, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य को है जो तक्षशिला में एजुकेशन मिला था, वो है जो आपको 47वीं बीपीएससी सीडीपीओ में भी ये प्रश्न आ चुका है। उस टाइम का एजुकेशन का सबसे बड़ा हब कर सकते हैं या सेंटर कर सकते हैं, वो तक्षशिला था। अभी के टाइम में ये पाकिस्तान में। अब बिहार से रिलेटेड इस बार प्रश्न आपको नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आने की संभावना है, क्योंकि इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के रीओपन किया जा रहा जो पुराना था। अब देखते हैं क्या है। उसके बाद देखते हैं इसमें चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको आया है। अर्थशास्त्र किस चीज से संबंधित है? वो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र नाम पर ये नहीं जाइएगा कि इकोनॉमी है, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ राजनीति से लेना देना है। इसमें आपको आया है 63वीं बीपीएससी में आया, 48वीं से 92वीं बीपीएससी में आया। इसमें क्या था? 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। तो प्रश्न था कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। अब आते हैं, ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? सेल्यूकस निकेटर से जो पश्चिमोत्तर भारत है, भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान का भी एरिया कह सकते हैं अभी के टाइम में, उसको उनसे जो पश्चिमोत्तर भारत को मुक्त कराते हैं सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के साथ आया था। अब देखते हैं 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि होती है। संधि में सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या सेल्यूसिया से उनका विवाह होता है। साथ में 500 हाथी। साथियों, ये प्रश्न आपको 65वीं बीपीएससी में आ चुका कि कितने हाथी साथी संधि में मिले थे? तो 500 हाथी मिले थे। उसके बाद कौन कौन से एरिया था? पूर्वी अफगानिस्तान। सोचिए, आज जो अफगानिस्तान हम देखते हैं वो कभी हमारे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। बलूचिस्तान, सिंधु, ये सारा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में मिला था। अब देखते हैं यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नाम से जाना गया है, और यह प्रश्न आपको बीपीएससी कर भी चुकी है। एक है आपको सैंड्रोकोटस, दूसरा एंड्रोकोटस, तीसरा है एंड्रोकॉप्टस। जस्टिन, एस्ट्रेबो, ये सारे यूनानी जो लेखक है ये सारे नाम से बुलाते हैं। अब देखते हैं मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज है जो आपको सेल्यूकस निकेटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत या दूत भेजते हैं, वो थे। उन्होंने इंडिका लिखा है। उसमें पटना को क्या बोले हैं? वो पाली ब्रो था। 63वीं बीपीएससी में, 65वीं से 69वीं बीपीएससी में, 47वीं बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। इंडिका किनका बुक है उससे रिलेटेड आए, या फिर इंडिका में कितने वर्ग में, भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? वो है 7 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो पीडीएफ में देख लीजिएगा, इससे भी ज्यादा आपको डिटेल में उसमें प्रोवाइड है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक भी पॉइंट आपको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 321 ईसा पूर्व वो गद्दी पर बैठे। ये सारा जो टाइम था, पहले तो पश्चिमोत्तर भारत से लड़ रहे थे, उसके बाद गद्दी में बैठे, और सर्वप्रथम उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन का स्थापना किया था। इससे पहले क्या होता था? छोटा छोटा टुकड़ा में बटा था। केंद्रीकृत का मतलब प्रशासन का प्रशासन है एक हाथ में होता है। अब आते हैं उनके समय कहाँ प्रशासन था? बिहार, मगध के थे तो बिहार का होना ऑब्वियस है, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन। ये प्रश्न आया है
दक्कन है जो सबसे पहले कौन अपने में मिलाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बीपीएससी का ही प्रश्न है। अब आते हैं उनके क्षेत्र में कौन कौन सा नेता? तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर भारत का कुछ हिस्सा इनके साम्राज्य में नहीं था। अब आते हैं रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हो गया है कि इनके ये थे गवर्नर थे। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का क्या था? निर्माण करवाया था। प्रश्न आ सकता है सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य। देखिए प्रश्न आपको डायरेक्ट नहीं आता, उन्हीं में से एक एक फैक्ट। अब हम लोग कहानी आज नहीं कर सकते पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का, आप डेप्थ में पढ़ लीजिएगा क्या प्रश्न पूछता है एग्जाम और क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस देखना है। अब देख रहे हैं अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म को अपना चुके थे और भद्रबाहु के साथ पाटलिपुत्र पटना को छोड़ करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहां पर उससे पहले वो क्या कहते पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति किए थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अब देखते हैं राजावली कथा, जैन संगति और बौद्ध संगति, कई बार ये प्रश्न आता है बीपीएससी में। राजावली कथा है जो इनके अंतिम समय का जो शरीर त्यागे थे। जैसा कि जानते हैं जैन धर्म में शरीर त्यागने की पद्धति होती है कि जो मृत्यु चाहते हैं तो उससे कुछ दिन पहले भोजन वगैरह त्याग देते हैं ताकि उन्हें मृत्यु मिल जाए। तो उसके बारे में राजावली कथा में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुसार अपना शरीर को त्यागा था। अब देखते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब महल होता है, पटना के कुम्हरार में है। आज भी इसका आपको उसका जो कुम्हरार में राजप्रसाद का पूरा जो पिलर वगैरह था आज भी दिखता है, आप जाइएगा देखने। और उसके बाद देखते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसे देखिए मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न लंबा बनता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी अगर दे दे कि राजप्रसाद किनका था या कहाँ पर है तो कुम्हरार में है, पटना में। अब आते हैं इनका जो लिपि, इनके समय में जो लिपि होती थी वो ब्राह्मी लिपि थी और जो भाषा था वो पाली भाषा था और अर्ध मगधी। मगध क्षेत्र है जैसे कि आप नालंदा, नवादा ये सब एरिया है उसमें मगधी होता है। अब आते हैं बिंदुसार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या थे? उत्तराधिकारी। इनसे रिलेटेड बहुत कम प्रश्न आया है लेकिन मौर्य के हैं तो देख लेते हैं। उनकी माता थी दुर्धरा, पत्नी थी धम्मा और सुभद्रांगी। ये मिस्र के शासक एंटियोडोकस वन और डायमेकस के साथ जो मिस्र के शासक थे एंटियोडोकस, उन्होंने है जो डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था और मीठी मदिरा भेजा था, सूखा अंजीर भेजा था और साथ में इन्होंने एक और मांगा था, एक विद्वान मांगा था। विद्वान को छोड़ करके सब भेजे थे। सीरिया के शासक फिलाडोटस या टालमी टू ने डियानिकस नाम का एक आपको राजदूत भेजे थे। अशोक वंदन के अनुसार इनके शासनकाल में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। एक विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गए थे, दूसरे में इनके दूसरे पुत्र सुशीम गए थे। अशोक ने उस विद्रोह को बहुत शांति से दबा दिया था। अब इन्हें देखते हैं, इन्हें अमित्र घात की उपाधि खुद से धारण किए थे। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ये प्रश्न आ सकता है। अमित्र केटस यूनानी ग्रंथ कहता है, अताली ड्रोचस अस्ट्रेबो अमित्र घात जिसमें संस्कृत में कहा गया शत्रुओं की हत्या करने वाला। अमित्र चट्टस एथनियस अमित्र खंड संस्कृत में है। शिवसेन के नाम से इन्हें जैन ग्रंथ में, शिवसेन राजवली कथा में, भद्रशाल वायु पुराण में, बिंदुपाल आपको चीनी साहित्य में, चीन के साहित्य में भी इनका है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया था, प्रत्येक के प्रांत में कुमार की नियुक्ति की थी, मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी और महामात्य अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये आजीवक संप्रदाय के थे। ये प्रश्न आता है आजीवक संप्रदाय, इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं आ सकता है। ये आता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। अब आते हैं, इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया और 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। नॉर्मल मृत्यु थी, बीमार होकर के इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते अशोक का 373 ईसा पूर्व सिंहासन, इन्हें सिंहासन तो मिला, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनके जो भाई थे, भाइयों में ही ये सिंहासन को लेकर के विवाद चला और गृह युद्ध चला। तो उसके बाद इनका राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ। अब इनकी माता कौन थी? धम्मा या अगामिशी कहा जाता है या सुभद्रांगी कहा जाता है। इनके बारे में, अशोक के बारे में मस्की गुर्जर और अभिलेख में कहा गया इनका नाम है अशोक। हर एक अभिलेख में इनका अलग अलग नाम है। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। अभिलेखों में इन्हें देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया। ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है। प्रियदर्शी के नाम से किनको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है और पहला शासक जिसने राजा को कहा है कि प्रजा का सेवक बोला है, अशोक ने बोला। अशोक की लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंजिंग लाता है वो कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध था 261 ईसा पूर्व। इस टाइम पे लगभग 1 लाख कहा जाता है कि सेना मारी गई थी
और उसे देख करके इन्होंने जो हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कलिंग युद्ध में क्या ये कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इनके हुआ था। अशोक के, ये प्रश्न आपको 66वें बीपीएससी में आ चुका है। अशोक के 13वें शिलालेख का वर्णन है, इस 13वें शिलालेख में इसके बारे में वर्णन है। मेरी घोष के स्थान पर ये क्या करते हैं? धम्म घोष का स्थापना करते हैं। कलिंग विजय से रिलेटेड प्रश्न 66वें बीपीएससी में आ चुका है। अब देखते हैं ये क्या कलिंग का है। आपको कलिंग आपको है उड़ीसा में। अब आते हैं अभिलेख और शिलालेख, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक के लाइफ मतलब कह सकते हैं अभिलेख और शिलालेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो अभिलेख और शिलालेख में कौन सा भाषा प्रयुक्त करते हैं? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। अब ये कहाँ है? बिहार में बराबर, जिसमें सुदामा गुफा इन्होंने बनाया। सासाराम, चंपारण, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपारण। चंपारण में क्या है? आपको स्तंभ है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरमा में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ आ जाते हैं। जैसे कि अशोक स्तंभ है सारनाथ में, उसी तरीके से आपको ये स्तंभ है। अब स्तंभ के बारे में डिटेल में आप मेंस में पढ़िएगा, बट नाम याद रखिए। रुक्मिणीदेवी अभिलेख के अनुसार राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में वो क्या करते हैं? लुम्बिनी की यात्रा करते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थली था। और वहां पर जो कर है, भूमि कर था, जो उसको है जो 1/6 से घटा करके 1/8 कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं। अब इनका क्या करते हैं? इनकी जो मृत्यु है 232 ईसा पूर्व में हो जाती है तक्षशिला में। ये लगभग 40 वर्ष शासन, बहुत लंबा। और कहा जाता है कि 2 बार ही भारत में ऐसा शासन हुआ था। एक इन्हें कहा जाता है अशोक महान, एक है अकबर महान। बस 2 समय था जो केंद्रीयकृत शासन थी और सबसे बड़ा शासन था। लगभग पूरी तरीके से कह सकते हैं 40 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। इनके पुत्र थे तीवर, बहुत ज्यादा इनके बारे में इनके वंश जो था बहुत ज्यादा आगे नहीं चला उस तरीके से जितना ये लोग थे। और इनके पौत्र थे, पोता जो कह सकते हैं दशरथ, इनका शासन बहुत अच्छा था। इन्होंने बराबर का जो नागार्जुन पहाड़ी है उसमें जो गुफा का निर्माण करवाया था। ये भी जो गुफा का निर्माण करवाते थे बौद्ध उनके जो आजीविक होते थे उनके रहने के लिए बनाते थे। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्या हो गया? विभाजित हो गया। पूर्वी भाग की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो पटना है। पश्चिमी भाग वो तक्षशिला के साइड चला गया। पूर्वी भाग में ब्राह्मी लिपि थी, पश्चिमी भाग में खरोष्टी लिपि थी। खरोष्टी लिपि के बारे में 65वें बीपीएससी में आया है कि कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। साथियों जैसा कि हम जानते हैं जनरली हम बाएं से दाएं ऐसे लिखते हैं, बट खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। पश्चिम भारत में है और इन्हीं के समय में लिखी जाती थी। अब देखते हैं ये प्रश्न। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ये आपको 48वीं से 52वीं बीपीएससी में सीडीपीओ में आ चुका है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। और उनको खत्म करके कौन बैठे थे? पुष्यमित्र शुंग। उन्हीं क्या वो थे? पुष्यमित्र शुंग उनके सेनापति, उन्हीं के शासन में थे। उन्होंने 185 ईसा पूर्व उन्हें हटा करके किए थे वो। ये प्रश्न आपको 44वीं बीपीएससी में आ चुका है कि मौर्य वंश को हटा करके कौन सी वंश आई थी? तो शुंग वंश आई थी। अब देखते हैं अशोक कौन से थे धर्म से ज्यादा रिलेट करते थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे और उन्होंने 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसके बारे में 55वीं बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। सोच सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट, लगभग हर बीपीएससी में आपको ये प्रश्न आ चुका है इससे रिलेटेड। अभी और भी है जो जिन प्रश्नों का मैंने इसमें डिस्कशन भी नहीं किया है, नहीं तो ज्यादातर टाइम आपको प्रश्न का ही डिस्कशन में लग जाता है। अब ये टॉपिक का जितना भी पीडीएफ होगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू आगे हमसे जुड़े रहने के लिए।